नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे किरदार पर बात करने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही या तो जहन में एक विशाल साम्राज्य का नक्शा उभरता है या फिर बेइंतहा बर्बरता की तस्वीरें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंगेज खान की। हमारे पास उनके जीवन की घटनाओं पर केंद्रित विकिपीडिया पेज से ली गई कुछ अहम जानकारी है और हमारा मकसद है ये समझना कि कैसे एक खानाबदोश कबीले से निकाला गया लड़का तेमुजिन दुनिया के सबसे बड़े जुड़े हुए साम्राज्य का मालिक मतलब चंगेज खान बना। और शुरुआत एक दिलचस्प बात से करते हैं। उनके जन्म का साल भी पक्का नहीं है, शायद 1162 के आसपास, और उनका असली नाम था तेमुजिन। तो ये तेमुजिन आखिर चंगेज खान कैसे बना, चलिए इसी सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो तैमूरजान का जन्म मंगोलिया में ऊनान नदी के पास साल शायद 1162 मानते हैं ज़्यादातर लोग, पर कुछ कहते हैं 1155 या 1167 भी हो सकता है। पिता थे येसुगई बोर्जिगिन कबीले के सरदार और माँ थी होयलून, जिन्हें येसुगई ने कहानी है कि मेरकिट कबीले से छीना था। हाँ, और कहते हैं कि तेमुजिन जब पैदा हुए तो उनके हाथ में खून का थक्का था। हाँ, जिसे उस जमाने में मतलब एक निशानी माना जाता था कि ये बड़ा योद्धा बनेगा। अच्छा। और ये बुर्जगिन कबीला उस वक्त मंगोलियाई राजनीति में इसका दबदबा तो था, पर देखिए वहां कबीलों की राजनीति बहुत अस्थिर थी। यसुगई एक अहम सरदार जरूर थे, पर किसी की भी ताकत हमेशा एक जैसी नहीं रहती थी, मतलब गठजोड़ दंते बिगड़ते रहते थे। और जब तेमुजिन सिर्फ 8 साल के थे, उनके पिता येसुगई को दुश्मन कबीले तातारों ने जहर दे दिया। हाँ, और उसके बाद जो हुआ वो शायद और भी बुरा था। क्या हुआ? उनके अपने ही कबीले ने उनके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। अपने ही कबीले ने? जी, हालात इतने बिगड़े कि माँ होयलुन को बच्चों के साथ मतलब कंदमूल खाकर छोटा मोटा शिकार करके गुजारा करना पड़ा। बहुत मुश्किल दौर था वो। ओ। और ये बचपन की मुश्किलें आप कह सकते हैं उनके किरदार को गढ़ने में बहुत अहम साबित हुई। पुरानी मंगोल किताबों में जैसे सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स में जिक्र है कि कैसे उनकी माँ ने उन्हें संभाला। इस तंगी और कह सकते हैं बेइज्जती ने उनमें गजब का लचीलापन भर दिया होगा, और शायद बदला लेने की एक गहरी भावना भी। किशोरावस्था में मुश्किलें और बढ़ीं। उनका अपने सौतेले भाई बेख्तिर से झगड़ा रहने लगा। शायद सरदारी को लेके कुछ तनाव था। नतीजा ये हुआ कि तेमुजिन ने अपने छोटे भाई कसार के साथ मिलकर बेख्तिर को मार डाला। हाँ, ये कठोर कदम था। और इसी दौरान जमुखा नाम के एक लड़के से उनकी गहरी दोस्ती हुई। दोनों ने अंधा बनने की कसम खाई। ये अंधा क्या होता था? अंधा मतलब खून का भाई। ये मंगोल समाज में एक बहुत बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता था, कई बार सगे भाइयों से भी बढ़कर। ये दोस्ती आगे चलकर बहुत अहम साबित हुई, हालांकि बाद में इसमें दरार भी पड़ी। और भाई की हत्या वाली बात? मंगोल रिवाजों में बहुत बुरा माना जाता था, फ्रेट्रिसाइड। दिलचस्प बात यह है कि सीक्रेट हिस्ट्री में इसका जिक्र है, पर बाद के जो आधिकारिक इतिहास लिखे गए उनमें से दबा दिया गया, शायद शर्मिंदगी की वजह से। अच्छा। लेकिन देखिए, बेक्तेर का जो सगा भाई था बेलगुते, उसने बदला नहीं लिया, बल्कि वो तेमुजिन का वफादार साथी बना रहा। तो ये घटनाएं तेमुजिन की शुरुआती महत्वाकांक्षा और शायद निर्ममता की तरफ भी इशारा करती हैं। बिना किसी सहारे के जीना मुश्किल था। उन्हें कई बार पकड़ा भी गया। एक बार ताइशूत कबीले ने उन्हें बंदी बना लिया, पर वो किसी तरह भाग निकले। कहते हैं सौरकान शिरा नाम के एक आदमी ने उन्हें छुपाकर मदद की। बड़ा जोखिम उठाया उसने। बिल्कुल, और फिर उनकी मुलाकात हुई बोर्जू से। वो उनके पहले नोकोर बने। नोकोर, इसका क्या मतलब है? नोकोर मतलब निजी साथी या वफादार अनुयायी। ये वो लोग थे जो किसी कबीले की वजह से नहीं, बल्कि सीधे अपने सरदार यानी तेमुजिन के प्रति वफादार थे। ये शुरुआती घटनाएं दिखाती हैं कि तेमुजिन में लोगों को अपनी तरफ खींचने का एक करिश्मा था। मुश्किल हालात में भी वो वफादारी हासिल कर लेते थे। फिर 15-16 साल की उम्र में तेमुजिन ने अपनी मंगेतर बोटे से शादी की। ओंगिरत कबीले की थी वो। और शादी के बाद उन्होंने एक बहुत अहम कदम उठाया। उनकी सास ने उन्हें एक कीमती सेबल फर का चोगा दिया था। उन्होंने वो चोगा लिया और किराइट कबीले के ताकतवर शासक तोगरुल खान को तोहफे में दे दिया। तोगरुल उनके पिता के अंधा थे। हाँ, ये एक बहुत सोचा समझा कह सकते हैं रणनीतिक कदम था। बोर्टे का ओंगिरत कबीला सम्मानित था, और तोगरुल वो उस समय मंगोलिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे, शायद सबसे शक्तिशाली। तोहफे से खुश होकर तोगरुल ने तेमुजिन को अपना संरक्षण दिया, और ये संरक्षण उनके आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी साबित हुआ। ये दिखाता है कि तेमुजिन रिश्तों और राजनीति को कितनी अच्छी तरह समझते थे, कम उम्र से ही। लेकिन मुसीबतें कहाँ पीछा छोड़ने वाली थीं। मरिरकिट कबीले ने, ये वही कबीला था जहां से तेमुजिन की मां होयलुन को छीना गया था। उन्होंने बदला लेने के लिए तेमुजिन के डेरे पर हमला किया और बोर्टे को अगवा कर लिया। हाँ, ये एक बड़ा संकट था। तेमुजिन ने फौरन तोगरुल और अपने बचपन के अंधा जमुखा से मदद मांगी। और उन्होंने मदद की। बिल्कुल, दोनों बड़ी सेनाओं के साथ आए। उन्होंने मिलकर मिरकिटों को हराया और बोर्टे को छुड़ा लिया गया। इस घटना ने तेमुजिन, तोगरुल और जमुखा को और करीब ला दिया। पर यहीं से जमुखा के साथ भविष्य में होने वाले टकराव की नींव भी पड़ी, ऐसा माना जाता है। और बोटे के पहले बेटे जोची के जन्म को लेकर भी कुछ? हाँ, कुछ सवाल उठे, क्योंकि वो बोटे के कैद से लौटने के कुछ समय बाद पैदा हुए थे।
पुरानी किताबों में इसका जिक्र मिलता है, पर बाद के इतिहासकारों ने शायद खानदान की इज्जत बचाने के लिए इन बातों पे ज्यादा जोर नहीं दिया। बचाव के बाद तेमुजिन और जमुखा कुछ समय साथ रहे, पर फिर उनके रास्ते अलग हो गए। क्यों? वजह पूरी तरह साफ नहीं है। कहते हैं जमुखा ने कुछ ऐसा कहा जो तेमुजिन को पसंद नहीं आया, पर शायद असली वजह दोनों के नेतृत्व के तरीके का फर्क था। जमुखा जो थे वो पुराने कबीलाई रईसों मतलब अभिजात वर्ग के हिमायती थे, जबकि तेमुजिन आम लोगों को भी उनकी काबिलियत के दम पर ऊंचे ओहदे दे रहे थे। ये नई बात थी। और इस अलगाव के बाद एक लड़ाई भी हुई, दलान बलजुत की लड़ाई। हाँ, करीब 1187 में, और उसमें जमुखा ने तेमुजिन को बुरी तरह हराया। इस हार के बाद का करीब एक दशक तेमुजिन का जीवन का थोड़ा धुंधला सा है ना? बिल्कुल। मंगोल स्रोत इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ चीनी रिकॉर्ड्स हैं, जैसे झाओहोंग का रिकॉर्ड। वो इशारा करते हैं कि शायद तेमुजिन ने ये वक्त उत्तरी चीन में जिन राजवंश की नौकरी में बताया हो। मंगोल स्रोतों में इसका जिक्र ना होना शायद इसलिए है क्योंकि ये उनके लिए कोई गर्व की बात नहीं थी, पर ये समझा सकता है कि वो दोबारा इतनी ताकत के साथ कैसे उभरे। शायद उन्होंने वहां कुछ सीखा हो। लगभग 1196 के आसपास तेमुजिन फिर से मैदान में नजर आते हैं। उन्होंने जिन राजवंश के साथ मिलकर ततारों को हराया और तोगरुल को अपना खोया हुआ कैराइट नेतृत्व वापस पाने में भी मदद की। हाँ, और अब वो सिर्फ तोगरुल के मातहत नहीं रहे, वो लगभग बराबर के साथी बन गए थे। जिन राजवंश से उन्हें एक उपाधि भी मिली, चाउत करी। और तोगरुल के साथ ये जो बदलावा रिश्ता था, इसने मंगोलियाई मैदान में उनकी हैसियत को काफी बढ़ा दिया। अगले कुछ सालों में तेमुजिन ने एक एक करके अपने पुराने दुश्मनों को हराया। पहले जुर्किन, फिर ताइचुद, और 1202 में ततारों का तो लगभग सफाया ही कर दिया। उनकी रणनीति बड़ी सीधी थी, दुश्मन नेताओं को खत्म करो और उनके लड़ाकों को अपनी फौज में शामिल कर लो। हाँ, ये बहुत कारगर रणनीति थी। यहीं पर जैबे जैसा मशहूर योद्धा उनसे जुड़ा। एक कहानी है कि जैबे ने लड़ाई में तेमुजिन का घोड़ा मार गिराया था। हाँ। पर जब वो पकड़ा गया तो उसने बहादुरी से सच कबूल लिया। तेमुजिन उसकी ईमानदारी और हिम्मत से इतने खुश हुए कि उसे माफी देकर अपना सेनापति बना लिया। बिल्कुल, ये रणनीति दुश्मन के नेतृत्व को खत्म करके उनकी ताकत को अपने में मिला लेना उनकी कामयाबी का एक बड़ा राज बनी। इससे उनकी फौज लगातार बढ़ती गई और दुश्मनों की संगठित होने की ताकत कम होती गई। लेकिन अब तोगरुल के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। ऐसा क्यों हुआ जब वो साथी बन गए थे? देखिए, तो तुगरुल का बेटा था सिंगुम और दूसरे कैराइट सरदार। वो तेमुजिन की बढ़ती ताकत से डरने लगे थे। खास तौर पे उनकी ये जो मेरिट वाली बात थी कि काबिलियत के आधार पर भर्ती करना, इससे पुराने कबीलाई रईसों को अपना रुतबा खतरे में नजर आने लगा। उन्हें लगा कि तेमुजिन पुरानी व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, और जमुखा, जो अब तेमुजिन का दुश्मन बन चुका था, उसने भी इस आग को हवा दी। तो क्या हुआ फिर? तुगरुल ने तेमुजिन को फंसाने की कोशिश की। एक दावत के बहाने बुलाकर मारने का प्लान था, पर तेमुजिन को वक्त रहते खबर लग गई। बच गए वो? हाँ, बच गए, लेकिन फिर भी कैलाकेलजिद सैंड्स नाम की जगह पर एक लड़ाई हुई, जिसमें तेमुजिन बुरी तरह हार गए। उनकी सेना बिखर गई। और यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना? हार के बाद तेमुजिन पीछे हटते हुए बलजुना नाम की एक जगह पहुंचे। शायद कोई झील या नदी थी। वहां उनके कुछ वफादार साथी जो लड़ाई में बिछुड़ गए थे, आकर उनसे मिले। हाँ, ये बलजुना शपथ मंगोल इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखिए, वहां जो लोग जमा हुए थे वो सिर्फ मंगोल नहीं थे, अलग अलग कबीलों के लोग थे। यहां तक कि अलग अलग धर्मों के लोग भी थे। कुछ ईसाई थे, कुछ मुस्लिम, कुछ बौद्ध। उन सबको जोड़ने वाली चीज थी सिर्फ एक तेमुजिन के प्रति उनकी निजी वफादारी। ये छोटा सा समूह एक तरह से भविष्य के बहुनस्लीय बहुसांस्कृतिक मंगोल साम्राज्य का एक छोटा सा मॉडल था। ये तो वाकई दिलचस्प है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि इस घटना का जिक्र सीक्रेट हिस्ट्री में नहीं मिलता। क्यों? शायद इसलिए कि इसमें गैर मंगोलों की भूमिका अहम थी और सीक्रेट हिस्ट्री मंगोलों के नजरिए से लिखी गई थी। बलजूना के बाद तेमुजिन ने जबरदस्त वापसी की। उन्होंने पहले कराइट्स को निर्णायक रूप से हराया। तोगरुल इस लड़ाई में मारा गया। फिर उन्होंने ताकतवर नाइमन कबीले को चकिरमौत की लड़ाई 1204 में हराया और बचे खुचे मिर्किटों को भी खत्म कर दिया। जमुखा का क्या हुआ? जमुखा को उसके अपने ही साथियों ने पकड़कर तेमुजिन के हवाले कर दिया, धोखा दिया। ओहो। सीक्रेट हिस्ट्री के मुताबिक जमुखा ने अपने पुराने अंदाज से कहा कि वो उसे बिना खून बहाए एक इज्जत की मौत दे। मंगोल रईसों के लिए जरूरी होता था, और तेमुजिन ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। 1206 तक तेमुजिन पूरे मंगोलियाई पठार के अकेले निर्विवाद मालिक बन चुके थे। क्या सफर था। बिल्कुल। सत्ता का ये सफर बेरहम रणनीतियों, धोखों, निजी करिश्मे और लगातार बदलती वफादारियों का नतीजा था। उन्होंने बिखरे हुए कबीलों को अपनी जबरदस्त इच्छाशक्ति और नेतृत्व से एक कर दिया था। 1206 में ओनान नदी के पास एक बहुत बड़ी सभा हुई। इसे कुरुलताई कहते हैं, है ना? जी हाँ, कुरुलताई। ये मंगोल कबीलों के सरदारों की पारंपरिक सभा होती थी। यहीं पर तेमुजिन ने औपचारिक तौर पर चंगेज खान का खिताब अपनाया। इस खिताब का मतलब क्या है, इस पर भी शायद पूरी सहमति नहीं है। हाँ, सटीक अर्थ पर थोड़ी बहस है। शायद ताकतवर शासक, या समुद्र जैसा विशाल शासक, ओशनिक रूलर, या फिर सार्वभौमिक शासक, यूनिवर्सल रूलर, मतलब कुछ बहुत बड़ा, बहुत महान। ये कुरुलताई सिर्फ नाम बदलने की रस्म तो नहीं रही होगी।
बिल्कुल नहीं, ये एक नए दौर का ऐलान था। बिखरे हुए आपस में लड़ते कबीलों से एक संगठित केंद्रीय सत्ता वाले साम्राज्य की तरफ ये पहला कदम था। मंगोल राष्ट्र का जन्म कह सकते हैं। यहीं पर चंगेज खान ने बड़े सुधार लागू किए। सबसे अहम शायद वो सेना और समाज को दशमलव प्रणाली में बांटना था। हाँ, डेसिमल सिस्टम। 10 अर्बन, 100 जागुन, 1000 मिनकान, 10,000 तुमेन की टुकड़ियों में संगठन। इसका मकसद क्या था? मुख्य मकसद था पुरानी कबीलाई वफादारियों को तोड़ना। अब वफादारी अपने कबीले के सरदार के प्रति नहीं, बल्कि सीधे खान के प्रति होनी थी। और ओहदे जन्म से नहीं, बल्कि काबिलियत और वफादारी के आधार पर मिलते थे। मेरिटोक्रेसी। उन्होंने केशिक नाम की शाही गार्ड को भी बड़ा किया। ये केशिक क्या थी? सिर्फ बॉडीगार्ड्स? नहीं, केशिक सिर्फ अंगरक्षक नहीं थे, वो एक तरह का प्रशासनिक कोर भी थे और भविष्य के नेताओं और जनरलों के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी। मतलब एक एलीट ग्रुप जो सीधे खान के प्रति जवाबदेह था। ये सुधार तो उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी लगते हैं। बिल्कुल। इन्होंने एक एकीकृत मंगोल पहचान बनाई और ये पक्का किया कि निष्ठा कबीले की बजाय खान और शाही खानदान, जिसे अल्तन उरुख यानी सुनहरा परिवार कहते थे, के प्रति हो। ये व्यवस्था इतनी कामयाब हुई कि बाद में जब मंगोल साम्राज्य टूटा भी तो वो पुराने कबीलों के आधार पर नहीं टूटा। ये चंगेज खान की दूरदर्शिता थी। अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए उन्हें अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से भी निपटना पड़ा होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे कोकचू नाम का एक बहुत ताकतवर शमन धार्मिक नेता था, तेपतेंगरी भी कहते थे उसे। वो बहुत ज्यादा दखल देने लगा था, शाही परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। चंगेज खान ने उसे रास्ते से हटाया। और बाहर? बेटे जोची को उत्तर में साइबेरिया के जंगली लोगों होयिन अर्गेन को अधीन करने भेजा गया। इससे फर, लकड़ी, सोने जैसे जरूरी संसाधन मिले। फिर नाइमान और मैर्किट कबीलों के जो बचे खुचे लोग भाग गए थे, उन्हें हराया। और 1211 में पश्चिम में उइगर लोगों ने बिना लड़े ही मंगोलों की अधीनता मान ली। वो ज्यादा विकसित लोग थे, उनकी लिखावट वगैरह मंगोलों ने अपनाई। कुकचू वाला मामला दिखाता है कि चंगेज खान सियासी खतरों को भांपने और उनसे निपटने में माहिर थे, चाहे वो खतरा किसी धार्मिक हस्ती से ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और उइगरों का शांति से शामिल होना, ये मंगोलों के बढ़ते दबदबे और शायद उनकी प्रशासनिक काबिलियत में भरोसे को भी दिखाता है। अब बारी थी मंगोलिया के बाहर बड़ी विजय की। पहला बड़ा निशाना बना पश्चिमी शिया साम्राज्य। ये तांगुत लोगों का राज्य था। ये हमला 1209-10 में हुआ। वजह क्या थी? बदला, लूट या सीमा सुरक्षा? शायद तीनों का मिश्रण। मंगोलों ने राजधानी जोंगशिंग को घेर लिया, पर उनके पास तब किले तोड़ने की बहुत अच्छी तकनीक नहीं थी। उन्होंने नदी मोड़कर शहर में बाढ़ लाने की कोशिश की, पर वो प्लान उल्टा पड़ गया। पानी उन्हीं की तरफ आ गया। ओहो। हाँ, लेकिन आखिरकार शिया राजा ने हार मान ली, अपनी बेटी की शादी चंगेज खान से की और भारी हर्जाना देने को तैयार हो गया। इस अभियान से मंगोलों को क्या सीख मिली? शायद अपनी घेराबंदी की कमजोरियां पता चली, लेकिन ये भी दिखा कि वो कितने दृढ़ थे, हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें समझ आ गया कि बसे हुए राज्यों को जीतने के लिए नई तरकीबें सीखनी होंगी। इसके बाद नंबर आया उत्तरी चीन के ताकतवर जिन राजवंश का। 1211 से 1215 तक ये अभियान चला। यहाँ भी वजह पुरानी थी। जिन लोगों ने पहले एक मंगोल खान, अंबगाई खान, को बड़ी बेरहमी से मारा था। हाँ, वो पुराना बदला तो था ही, और जाहिर है चीन की अपार दौलत का लालच भी था। जिन सेना तो बहुत बड़ी थी। बहुत बड़े। पर मंगोलों ने अपनी तेज गति, बेहतर रणनीति और शायद ज्यादा जोशीले सैनिकों के दम पर उन्हें कई बड़ी लड़ाइयों में हराया, जैसे ह्वानर ज़ोई की लड़ाई। और उन्होंने घेराबंदी की कला भी सीखी। कैसे? भागे हुए या पकड़े गए चीनी और खितानी इंजीनियरों की मदद से। उन्होंने कैटापुल्ट, घेराबंदी टावर वगैरह बनाने सीखे। 1215 में जिन राजधानी जोंगदू, जो आज का बीजिंग है, उस पर कब्जा हो गया। हाँ, और उसे बुरी तरह लूटा गया। हालांकि चंगेज खान खुद लड़ाई पूरी होने से पहले ही मंगोलिया लौट गए थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जनरलों में से एक, मुकाली को, चीन में लड़ाई जारी रखने के लिए छोड़ दिया। ये जिन अभियान काफी क्रूर रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन इसने मंगोलों को घेराबंदी की उन्नत तकनीक सिखाई, जो आगे चलकर उनके बहुत काम आई। और ये भी सच है कि जिन राजवंश अंदर से कमजोर हो रहा था, उनकी आपसी फूट ने भी मंगोलों की मदद की। ये दिखाता है कि चंगेज खान सिर्फ सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने में भी माहिर थे। लोग जिसे चंगेज खान ने हराया था, वो भागकर वहां आ गया था। उसने वहां के शासक को हटाकर खुद सत्ता हथिया ली थी। कुछ लोग बौद्ध था और उसने वहां की मुस्लिम आबादी पर जुल्म करना शुरू कर दिया था। मस्जिदों को बंद करवा दिया, लोगों को धर्म बदलने पर मजबूर किया। तो चंगेज खान ने क्या किया? उन्होंने अपने बेहतरीन सेनापति जैबे को भेजा। जैबे ने बहुत होशियारी दिखाई। उसने वहां पहुंचकर ऐलान किया कि वो धार्मिक आजादी बहाल करने आया है। इससे उसे फौरन स्थानीय मुस्लिम आबादी का समर्थन मिल गया। कुछ लोग अलग थलग पड़ गया और आसानी से हार गया, मारा गया। ये तो बड़ी स्मार्ट रणनीति थी। बिल्कुल। ये जीत रणनीतिक रूप से बहुत अहम थी, क्योंकि इससे रेशम मार्ग के एक बड़े हिस्से पर मंगोलों का कब्जा हो गया। और यहां हम देखते हैं कि मंगोल जरूरत पड़ने पर सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि प्रचार और सहिष्णुता की नीति को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। और फिर आया वो अभियान जिसने चंगेज खान की छवि कम से कम पश्चिम में हमेशा के लिए बदल दी।
ख्वारिज़मियन साम्राज्य पर हमला 1219 से 1221 तक। और इसकी शुरुआत भी बड़ी नाटकीय थी, है ना? हाँ बिल्कुल। हुआ ये कि चंगेज़ खान ने व्यापार के लिए अपना एक बड़ा काफिला ख्वारिज़्म भेजा था, करीब 450 व्यापारियों का। लेकिन उत्तरार शहर के गवर्नर इनालचुक ने लालच में आकर उन सबको जासूस बताकर कत्ल करवा दिया और उनका सारा माल जब्त कर लिया। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चंगेज़ खान ने फिर भी सब्र से काम लिया। उन्होंने अपने 3 राजदूत भेजे, एक मुस्लिम, 2 मंगोल, ताकि वो ख्वारिज़्म के शाह अलाउद्दीन मोहम्मद द्वितीय से सफाई मांग सके और इनालचुक को सजा देने को कह सके। शाह ने क्या किया? शाह मोहम्मद ने शायद मंगोलों की ताकत को कम आंका। उसने मुख्य राजदूत का सिर कटवा दिया और बाकी 2 की दाढ़ी मुंडवाकर बेइज्जती करके वापस भेज दिया। ये तो सीधी लड़ाई का न्योता था। बिल्कुल, ये चंगेज खान के लिए सीधी चुनौती और भयानक बेइज्जती थी। मंगोल संस्कृति में राजदूत का अपमान बहुत बुरा माना जाता था। अब बदला लेना तय था। शाह मोहम्मद ने एक और बड़ी गलती की है ना, अपनी सेना को लेकर। हाँ, बहुत बड़ी सामरिक गलती। ख्वारिज़मियन सेना बहुत बड़ी थी, शायद मंगोलों से भी बड़ी। लेकिन शाह ने उसे एक जगह इकट्ठा करके मंगोलों का खुले मैदान में मुकाबला करने के बजाय उसे अलग अलग शहरों की सुरक्षा में बांट दिया। उसे लगा कि मंगोल किले नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन मंगोलों ने तो अब सीख लिया था। हाँ, सीख लिया था और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। चंगेज खान ने अपनी सेना को कई हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा सीधा उत्तरार गया बदला लेने, और वो खुद एक बड़ी टुकड़ी लेकर किजिलकुम रेगिस्तान पार करके, जहां से हमले की उम्मीद नहीं थी, सीधे बुखारा और समरकंद जैसे बड़े और अमीर शहरों पर धाजम के। रेगिस्तान पार करके? हाँ, ये एक जबरदस्त सैन्य कारनामा था। शाह मोहम्मद पूरी तरह हैरान रह गया। बुखारा, समरकंद जैसे शहर एक के बाद एक गिरते गए। भयानक लूटपाट और कत्लेआम हुआ। राजदूतों की हत्या चंगेज खान के लिए निजी अपमान थी, और बदला लेना, जिसे मंगोल अच्छी कारयुल को कहते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी था। शाह मोहम्मद का क्या हुआ? वो राजधानी छोड़कर भाग गया। चंगेज खान ने अपने 2 सबसे काबिल सेनापतियों जेबे और सुबुताई को उसका पीछा करने भेजा। और ये पीछा इतिहास की सबसे लंबी और हैरत अंगेज फौजी मुहिमों में से एक बन गया। इसे ग्रेट रेड भी कहते हैं। बिल्कुल। जेबे और सुबुताई ने शाह का पीछा ईरान, अजरबैजान, जॉर्जिया से लेकर रूस के मैदानों तक किया। शाह तो रास्ते में ही मर गया, पर यह मंगोल सेना कैस्पियन सागर के चारों ओर घूमकर पहली बार यूरोप के संपर्क में आई। उन्होंने रास्ते में कई राज्यों को हराया। इस बीच ख्वारिज़्म की राजधानी उर्गेंच का क्या हुआ? उसका प्रतिरोध बहुत भयानक था, लेकिन आखिरकार उस पर भी कब्जा हुआ और इसे लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया गया। कहते हैं अमू दरिया का बांध तोड़कर शहर में पानी भर दिया गया था। शाह का बेटा जलालुद्दीन, उसने कुछ मुकाबला किया? हाँ, जलालुद्दीन ने कुछ हिम्मत दिखाई। उसने परवान की लड़ाई में मंगोलों की एक टुकड़ी को हराया भी, लेकिन फिर चंगेज खान खुद उसके पीछे पड़े। सिंधु नदी के किनारे एक बड़ी लड़ाई हुई। जलालुद्दीन हार गया, पर वो नदी में कूदकर तैरता हुआ भारत की तरफ भाग निकला। चंगेज खान ने उसकी बहादुरी देखकर अपने बेटों से कहा था कि बाप को ऐसा बेटा होना चाहिए। ग्रेट रेड ने क्या दिखाया? इसने मंगोल फौज की पहुंच, उनकी रफ्तार और उनकी सहन शक्ति का जबरदस्त प्रदर्शन किया, और ये भी कि वो कितनी दूर तक मार कर सकते हैं। इसी ख्वारिज़मियाई अभियान के दौरान चंगेज खान के सबसे छोटे बेटे तोलुई ने खुरासान में जो किया, वो शायद सबसे भयानक था। हाँ, खुरासान उस वक्त इस्लामी दुनिया का एक बहुत समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत इलाका था। आज के ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का हिस्सा। तुलुई को वहां भेजा गया था विरोध को कुचलने के लिए, और उसने जो किया वो भयानक तबाही थी। मर्व, निशापुर, हेरात जैसे उस जमाने के दुनिया के सबसे बड़े, सबसे अमीर शहर एक एक करके पूरी तरह बर्बाद कर दिए गए। यहीं से चंगेज खान और मंगोलों की वो बेरहम, अमानवी विजेताओं वाली छवि बनी है ना? हाँ, खासकर फारसी इतिहास में उस जमाने के इतिहासकारों ने लाखों करोड़ों लोगों के मारे जाने का दावा किया। ये आंकड़े शायद बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों, इसमें इतिहासकारों में बहस है, पर इसमें कोई शक नहीं कि बर्बादी बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी। इससे आप डर फैलाने की एक सोची समझी रणनीति भी मान सकते हैं। मतलब इतना भयानक विनाश करो कि बाकी लोग बिना लड़े ही हार मान लें। 1225 के आसपास चंगेज खान मध्य एशिया से मंगोलिया वापस लौटे। रास्ते में उन्होंने जीते हुए इलाकों में शासन चलाने का इंतजाम भी किया, गवर्नर वगैरह नियुक्त किए। हाँ, उन्होंने दारुगाची नाम के गवर्नर और स्थानीय टैक्स कलेक्टर बास्काक नियुक्त किए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जीत नहीं रहे थे, बल्कि एक साम्राज्य बनाने और चलाने की सोच रहे थे। और इसी वापसी यात्रा के दौरान उन्होंने चीन के एक मशहूर ताओवादी संत चांगचुन से भी मुलाकात की। उन्हें बुलवाया था अपने पास। ये मुलाकात क्यों अहम थी? ये मुलाकात दिखाती है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ जंग और हुकूमत में नहीं थी। वो शायद जीवन, मृत्यु, अमरता जैसे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे। चांगचुन के साथ उनकी लंबी बातचीत हुई। इससे उनकी धार्मिक जिज्ञासा और अलग अलग विचारों, दर्शनों को सुनने की इच्छा का पता चलता है। वो जानना चाहते थे कि क्या अमरता का कोई उपाय है। चांगचुन ने कहा, ऐसा कोई उपाय नहीं है, पर अच्छा जीवन जीने के तरीके जरूर हैं। उनका आखिरी सैनिक अभियान वो फिर से पश्चिमी शिया के खिलाफ था 1226-27 में। क्यों? हाँ, कहा जाता है कि पश्चिमी शिया के राजा ने ख्वारिज़्म पर हमले के वक्त चंगेज खान को मांगी गई सैनिक सहायता देने से इनकार कर दिया था।
उसने कहा था कि अगर खान की सेना काफी नहीं है तो उसे खान ही नहीं होना चाहिए। ये तो सीधी बेइज्जती थी। बिल्कुल, और चंगेज खान इसे भूले नहीं थे। ये आखिरी अभियान पहले से भी ज्यादा विनाशकारी साबित हुआ। शायद शिया शासकों ने मंगोलों की ताकत को कम आंका था, या उन्हें लगा कि चंगेज खान बूढ़े हो गए हैं या मध्य एशिया में उलझे रहेंगे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। इसी आखिरी अभियान के दौरान अगस्त 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई। मौत की असली वजह वो भी पक्की नहीं है। नहीं, आज तक पक्की नहीं है। कई बातें कही जाती हैं। शिकार के दौरान घोड़े से गिरना सबसे आम थ्योरी है, जिससे अंदरूनी चोटें आईं या बुखार हो गया। कुछ कहते हैं कोई बीमारी थी, मलेरिया, टाइफस या शायद बुबोनिक प्लेग। कुछ कहते हैं लड़ाई का कोई पुराना तीर का घाव बिगड़ गया था। एक कहानी ये भी है कि किसी बंदी बनाई गई तांगुत राजकुमारी ने उनकी हत्या कर दी थी, पर यह शायद बाद की मनगढ़ंत कहानी लगती है। और उनकी मौत की खबर को छुपा कर रखा गया। हाँ, तब तक छुपाकर रखा गया जब तक पश्चिमी शिया की राजधानी झोंगशिंग पर कब्जा नहीं हो गया। जीत पक्की होने के बाद ही खबर फैलाई गई। इसके बाद शिया राजधानी को बेरहमी से तबाह कर दिया गया। कहा जाता है कि चंगेज खान ने मरते वक्त आदेश दिया था कि पूरी तांगुत कौम को ही मिटा दिया जाए। ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, और उनकी मौत और उन्हें कहाँ दफनाया गया, ये राज आज भी कायम है। माना जाता है कि उन्हें मंगोलिया के पवित्र बुरखान खाल्दुन पहाड़ के पास कहीं गुप्त रूप से दफनाया गया। उस पूरे इलाके को इख खोरेग यानी महान वर्जित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं थी सिवाय शाही परिवार और कुछ खास गार्ड्स के, ताकि उनकी कब्र हमेशा हमेशा के लिए गुप्त रहे। और वो आज तक गुप्त है। चंगेज खान ने अपना वारिस कैसे चुना, ये भी जानना जरूरी है। उनके 4 बेटे थे, मुख्य रूप से बोर्टेसे, जोची, चगताई, ओगेदेई और तोलवी। हाँ, और सबसे छोटा भाई तेमुगे भी शायद एक दावेदार हो सकता था। जोची के साथ क्या मसला था? जोची के जन्म को लेकर वो जो पुराना शक था, और शायद बाद में पिता से कुछ अनबन भी हो गई थी, उसने उन्हें दौड़ से लगभग बाहर कर दिया था। हालांकि वो काबिल थे। चगताई मंगोल कानूनों और परंपराओं के बहुत बड़े जानकार और रखवाले माने जाते थे, पर वो बहुत सख्त मिजाज के थे, थोड़े तंग सोच वाले। शायद उनमें वो लचीलापन नहीं था जो इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए चाहिए। तोलुई, वो तो सबसे छोटे थे पर शायद सबसे काबिल सेनापति। हाँ, तुलुई निश्चित रूप से सबसे काबिल सेनापति थे। खुरासान अभियान में उन्होंने अपनी क्रूरता और सैन्य क्षमता दोनों दिखाई थी। मंगोल परंपरा के हिसाब से सबसे छोटे बेटे को पिता की विरासत मिलती थी। तो फिर ओगेदेई को क्यों चुना गया? वो तीसरे बेटे थे। ओगेदेई वो अपने भाइयों में सबसे ज्यादा उदार, मिलनसार और समझौते के लिए तैयार रहने वाले माने जाते थे। वो शायद मंगोल सरदारों के बीच ज्यादा लोकप्रिय थे। चंगेज खान ने शायद साम्राज्य की एकता और स्थिरता को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्हें लगा होगा कि ओगेदेई सबको साथ लेकर चल पाएंगे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ओगेदेई शराब बहुत ज्यादा पीते थे, जो चंगेज खान को पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने ओगेदेई को चुना। चंगेज खान की मौत के बाद क्या हुआ? क्या ओगेदेई फौरन खान बन गए? नहीं, मंगोल परंपरा के अनुसार नए खान का चुनाव कुरुलताई में होना था। इस बीच सबसे छोटे बेटे होने के नाते तोलुई ने 2 साल 1227 से 1229 तक रीजेंट के तौर पर, मतलब कार्यवाहक शासक के तौर पर राजकाज संभाला। फिर 1229 में कुरुलताई हुई। हाँ, और उस कुरुलताई ने ओगेदेई को बाकायदा अगला महान खान चुना, जैसा कि चंगेज खान की इच्छा थी। ऐसा लगता है कि तोलुई की अपनी महत्वाकांक्षाएं रही होंगी, लेकिन आखिरकार कुरुलताई ने चंगेज खान की इच्छा का सम्मान किया। बिल्कुल, इसमें शायद येलू चुत्सई जैसे समझदार सलाहकारों की भी भूमिका रही होगी, जिन्होंने स्थिरता पर जोर दिया होगा। तो आखिर ये चंगेज खान था कैसा इंसान? शारीरिक रूप से कैसा दिखता था? कोई तस्वीर तो है नहीं? नहीं, कोई समकालीन तस्वीर या मूर्ति नहीं है, पर बाद के विवरणों के मुताबिक वो लंबे थे, मजबूत कद काठी के थे, चौड़ा माथा था और लंबी दाढ़ी रखते थे। कुछ ईरानी स्रोतों में उनकी लाल बाल और हरी आंखों का भी जिक्र है, पर यह शायद मंगोलों को विचित्र दिखाने की कोशिश हो सकती है। और उनके चरित्र के बारे में क्या कह सकते हैं? उनके मूल मूल्य क्या थे? ऐसा लगता है कि उनके लिए 2 चीजें सबसे अहम थी, वफादारी और व्यवस्था। शायद उनके बचपन के वो जो बुरे अनुभव थे, जहां उन्हें धोखे और अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, उसी वजह से वो वफादारी का बहुत इनाम देते थे। जैसे बलजूना में जिन गिने चुने लोगों ने उनका साथ दिया था, उन्हें बाद में साम्राज्य में बहुत ऊंचे ओहदे और सम्मान मिला। वो सादा जीवन जीते थे कहते हैं। हाँ, अपने सैनिकों की तरह ही रहते थे, ज्यादा शान शौकत या चापलूसी पसंद नहीं करते थे। और ये भी कहा जाता है कि वो सलाह और यहाँ तक कि आलोचना सुनने को भी तैयार रहते थे, अगर वो ईमानदारी से दी जाए। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या मानी जा सकती है? शायद उनकी योग्यता आधारित व्यवस्था, मेरिटोक्रेसी। ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी थी। इसने जेबे और सुबुताई जैसे आम चरवाहों या दुश्मनों को साम्राज्य के सबसे बड़े सैनिक कमांडर बना दिया। वो एक शानदार रणनीतिकार थे, न सिर्फ युद्ध के मैदान में बल्कि मनोविज्ञान के भी माहिर थे। डर फैलाना, दुश्मन में फूट डालना, इन सब में उस्ताद थे। और उनमें एक दूरदृष्टि थी। वो सिर्फ जीतना नहीं चाहते थे, वो एक स्थायी साम्राज्य बनाना चाहते थे। व्यापार के रास्ते, रेशम मार्ग सुरक्षित करना चाहते थे। तेज संचार व्यवस्था, याम सिस्टम बनाना चाहते थे। उन्होंने एक लिखित कानून यस्सा की भी नींव रखी। हाँ, यस्सा। ये मंगोलों का पहला लिखित कानून संग्रह था। इसमें चोरी, व्यभिचार, आपसी झगड़ों से लेकर सैन्य अनुशासन तक के नियम थे।
इसने साम्राज्य को एक कानूनी आधार दिया और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता भी दिखाई। कम से कम शुरू में सभी धर्मों के पुजारियों को टैक्स से छूट दी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हाँ बिल्कुल, और वो पहलू बहुत बहुत स्याह है। बेइंतहा क्रूरता, लाखों लोगों का कत्लेआम, पूरे के पूरे शहर और सभ्यताओं की बर्बादी, डर का एक हथियार की तरह इस्तेमाल। हाँ, वो मानते थे कि आसमान के देवता तिंगरी ने उन्हें पूरी दुनिया पर राज करने के लिए चुना है और जो कोई उनका विरोध करता है वो तिंगरी की इच्छा का विरोध कर रहा है और उसे सजा मिलनी चाहिए। और बदला लेना अचीकारियुलकू उनके लिए बहुत बहुत अहम था। ख्वारिज़्म के शाह से लिया गया बदला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही विरोधाभास चंगेज खान को इतना जटिल और विवादास्पद बनाता है ना? बिल्कुल। एक तरफ वो एक महान सुधारक, संगठनकर्ता, एक राष्ट्र और साम्राज्य का निर्माता थे, बिल्कुल। व्यवस्था बनाने वाले थे, तो दूसरी तरफ इतिहास के सबसे क्रूर, सबसे विनाशकारी विजेताओं में से एक। उनका ये विश्वास कि उन्हें राज करने का दैवीय अधिकार है शायद उनकी नजर में उनके कई भयानक कामों को सही ठहराता था। तो ये थी कहानी तेमुजिन नाम के एक बहिष्कृत अनाथ लड़के के चंगेज खान बनने की, दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े सन्निहित साम्राज्य के संस्थापक। हमने उनकी बड़ी कामयाबियों, मंगोलों का एकीकरण, क्रांतिकारी सुधार, अभूतपूर्व विजय और उनके बेहद विवादित पहलुओं, खासकर उनकी भयानक क्रूरता पर नजर डालने की कोशिश की। उनकी मौत के फौरन बाद उनके बेटे और उत्तराधिकारी ओगेदेई ने साम्राज्य को और फैलाया। मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर कोरिया से लेकर हंगरी तक और साइबेरिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। चंगेज खान की विरासत वो बहुत विशाल और बहुत पेचीदा है। एक तरफ है पैक्स मंगोलिका, मंगोल शांति का वो दौर जिसने लगभग एक सदी तक यूरेशिया में अभूतपूर्व स्थिरता, व्यापार, संचार और संस्कृति के आदान प्रदान को मुमकिन बनाया। सिल्क रूट फिर से जिंदा हो गया। यस्सा कानून, याम प्रणाली जैसी नई चीजें आईं जिनका असर बाद तक रहा। तो दूसरी तरफ उनके अभियानों ने भयानक तबाही मचाई। लाखों, शायद करोड़ों जाने गईं। ज्ञान और संस्कृति के बड़े केंद्र नष्ट हो गए। आज भी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन्हें बहुत अलग नजरियों से देखा जाता है। मंगोलिया में वो राष्ट्रपिता हैं, एक महान नायक। तो रूस, ईरान, अरब दुनिया में कई लोग उन्हें आज भी एक बर्बर हमलावर और विनाशक के तौर पर याद करते हैं। और अब जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इतनी तबाही और विनाश के बावजूद क्या चंगेज खान द्वारा किए गए एकीकरण और बनाई गई व्यवस्थाओं जैसे यस्सा, याम प्रणाली, व्यापार मार्गों की सुरक्षा ने अनजाने में ही सही यूरेशिया को इस तरह से जोड़ने की नींव रखी जिसने उनके साम्राज्य के टूटने के बहुत बाद भी दुनिया को शक्ल दी? अगर मंगोल कबीले कभी एक ना होते और हमेशा की तरह आपस में ही लड़ते रहते तो आज की दुनिया क्या वो कुछ अलग होती?